भारत के खिलाफ हालात एक बार फिर गर्म होते जा रहे हैं। पहले संयुक्त राष्ट्र, फिर बांग्लादेश की सरकार और अब बांग्लादेश की सेना तक ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे मामले को कूटनीति से आगे बढ़ा दिया है। शुरुआत में तो मामला रोहिंग्या शरणार्थियों तक सीमित था, लेकिन अब सीधा निशाना भारत पर साधा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही भारत पर आरोप लगा चुका था कि रोहिंग्या लोगों को हिरासत में रखकर समुद्र में छोड़ दिया जा रहा है। इसके बाद बांग्लादेश ने कहा कि भारत जानबूझकर पुश इन स्ट्रैटेजी चला रहा है, यानी इन लोगों को जबरदस्ती उनकी सीमा में भेजा जा रहा है। अब इसमें सेना भी उतर आई है। बांग्लादेश की सेना के ऑपरेशंस डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल नजीमुद्दौला ने इस पूरी प्रक्रिया को अस्वीकार्य बताया और यहां तक कह दिया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो सेना पीछे नहीं हटेगी। भारत ने भी दो टूक जवाब दिया, पहले अपने देश में निष्पक्ष चुनाव कराओ, फिर भारत पर उंगली उठाओ। इस बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन को एयरबेस देने की खबर ने और तनाव बढ़ा दिया। भारत ने भी देर नहीं की, उसने वही पुराना एयरबेस फिर से एक्टिव कर दिया जो 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। अब वहां राफेल जेट और AS-400 डिफेंस सिस्टम तक तैनात कर दिए गए हैं। असल में भारत लंबे वक्त से उस खतरे को नजरअंदाज करता आया था जो अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह संख्या 2 करोड़ तक बताई गई है। जब भारत ने इन्हें पहचान कर बाहर निकालना शुरू किया, तभी बवाल शुरू हो गया। अब बांग्लादेश इस पूरे मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाने की बात कर रहा है। वो चाहता है कि भारत यह कार्रवाई तुरंत रोक दे, मगर भारत का कहना है ये लोग न सिर्फ अवैध हैं, बल्कि कई मामलों में अपराधों से भी जुड़े पाए गए हैं। पर सवाल यही है, क्या यह सिर्फ सीमा विवाद है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि अब कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि इस पूरी चाल के पीछे कोई तीसरा खिलाड़ी मौजूद है, और वो खिलाड़ी कौन है ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। संयुक्त राष्ट्र पहले ही इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। क्या वाकई भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को जहाजों में भरकर समुद्र में भेज दिया? अब बांग्लादेश भी उसी बात को लेकर गर्म है और धमकी दे रहा है कि वो यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन तक ले जाएगा। लेकिन असली बात यह है कि यह विवाद ऐसे वक्त पर भड़का है जब बांग्लादेश खुद भारी राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। वहां एक अंतरिम सरकार बनी हुई है जिसकी कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। सेना और सरकार के बीच खींचतान जारी है। सेना चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हों, जबकि यूनुस प्रशासन और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों से सैन्य अधिकारी नाखुश हैं। इसी बीच अमेरिका ने म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मानवीय कॉरिडोर खोलने का सुझाव दिया, जिससे बांग्लादेशी सेना भड़क उठी। सेना प्रमुख तक ने कहा कि उन्हें सरकार के कई बड़े फैसलों की जानकारी तक नहीं दी जाती, यानी देश के भीतर ही सरकार और सेना के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। अब इसी अस्थिर माहौल में बांग्लादेश सरकार ने भारत पर आरोप लगाया है कि वो उनके देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। भारत ने भी साफ और सख्त जवाब दिया, अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर पर मत फोड़िए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश को अपनी अंदरूनी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। भारत पर उंगली उठाना सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। इस पूरे हालात को देखते हुए भारत ने अब अपनी पूर्वी सीमाओं पर अलर्ट मोड बढ़ा दिया है। खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक इलाके में सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई है। ये वही इलाका है जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को जोड़ता है, और अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हुई तो देश के लिए हालात गंभीर हो सकते हैं। इसी वजह से भारत ने वहां राफेल फाइटर जेट्स और AS-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू कर दी है। ड्रोन सर्विलांस और बॉर्डर सिक्योरिटी को भी कई गुना सख्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान के पाले में झुकती दिख रही है। रिपोर्ट्स हैं कि ढाका सरकार JF-17 फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रही है। अगर इन्हें उत्तर बांग्लादेश में तैनात किया गया तो यह सीधे भारत की सुरक्षा संतुलन को चुनौती दे सकते हैं। इस बीच एक और डरावनी खबर आई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ASI का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में ढाका पहुंचा है। बताया जा रहा है कि वहां सुरक्षा सहयोग के नाम पर गुप्त बैठकें हुई। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चलकर आतंकवाद को हथियार न बना ले। अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए एक नया और गंभीर मोर्चा खोल देगा। भारत अब साफ कर चुका है कि वह सिर्फ बचाव की नीति पर नहीं चलेगा। S-400 सिस्टम और राफेल की तैनाती यह संकेत है कि भारत अब जवाबी रणनीति पर है। जो भी खतरा आएगा उसे यहीं पर रोका जाएगा।
सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में सड़कें, रेल लाइनें और सुरंगें तेजी से तैयार की जा रही हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सेना तुरंत मोर्चा संभाल सके। उधर बांग्लादेश में हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और सरकार के बीच टकराव, तख्तापलट की अटकलें और मोहम्मद यूनुस की नीतियों ने देश को और गहरे संकट में धकेल दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप है, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहे हैं और बांग्लादेशी मुद्रा लगातार गिर रही है। जिस देश को कभी दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, वो आज कर्ज, अस्थिरता और अविश्वास के दलदल में फंस चुका है। और अब जब हालात हाथ से निकल रहे हैं, ढाका सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। जहां तक बात उन लोगों की है जो अवैध रूप से भारत में घुस आए हैं, चाहे वे बांग्लादेश से हों या किसी और देश से, भारत जो कदम उठा रहा है वह पूरी तरह सही और रणनीतिक है, भले ही इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव या आलोचना क्यों ना आए। यूनाइटेड नेशंस चाहे कोई जांच करे, भारत पीछे नहीं हटने वाला। हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, अगर किसी देश या संस्था को इन घुसपैठियों से इतनी ही चिंता है तो वह उन्हें अपने यहाँ शरण दे सकता है। इतना ही नहीं, भारत के कई बड़े दंगों में इन घुसपैठियों की भूमिका सामने आ चुकी है। दिल्ली हो या पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, घटनाएं यही साबित करती हैं। अब समय आ गया है कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत देश से बाहर भेजा जाए। भारत में वही रहेंगे जो वास्तव में भारतीय हैं। इस काम में केंद्र को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भी सख्ती दिखानी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अवैध 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था, तब भारत और बांग्लादेश के बीच जो दोस्ती का पुल बना था, वो धीरे धीरे राजनीतिक स्वार्थ और बाहरी शक्तियों की वजह से कमजोर हो गया। चीन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत बीजिंग ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश किया। चटगांव बंदरगाह, पायरा डीप सी पोर्ट और पद्मा ब्रिज जैसी बड़ी परियोजनाएं अब चीन की रणनीति का हिस्सा हैं। चीन जानता है कि अगर भारत को पूर्वी मोर्चे पर व्यस्त रखा जाए तो दक्षिण चीन सागर और अरुणाचल प्रदेश में उसकी राह आसान हो जाएगी। इसलिए चीन ने बांग्लादेश को न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य सहयोग भी देना शुरू किया। बांग्लादेश की नौसेना को पनडुब्बियां मिल चुकी हैं और एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स की डील भी लगभग तय है। यही कारण है कि भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में निर्णायक बदलाव किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड तक सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, क्योंकि 24 घंटे ड्रोन सर्विलांस सिस्टम, बीएसएफ और भारतीय सेना के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन सभी लागू कर दिए गए हैं ताकि किसी भी घुसपैठ की सूचना सेकंडों में मिल सके। लेकिन खतरा सिर्फ बाहरी नहीं है, सबसे बड़ा खतरा उन अंदरूनी तत्वों से है जो भारत में रहकर विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। इनमें कई ऐसे हैं जिन्होंने आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड तक बनवा लिए हैं और कई देश के अलग अलग हिस्सों में कारोबार भी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड में हजारों ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, को फिर से लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार कदम बढ़ा रही है। विपक्ष इसे मानवाधिकार का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस दिशा में विशेष टास्क फोर्स भी गठित कर दिया है, जो पूरे देश में अवैध घुसपैठियों का सर्वे करेगा और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजेगा। बांग्लादेश की सेना और सरकार इसे पुश इन कहकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत की नीति अब स्पष्ट है। कोई भी विदेशी नागरिक जो अवैध रूप से भारत में है, चाहे किसी भी देश से आया हो, उसे वापस भेजा जाएगा। दुनिया की बड़ी पाबंदियां और आर्थिक टकरावों के बीच अमेरिका चीन की नई टकराहट ने इस इलाके को फिर से भूराजनीतिक फोकस बना दिया है। वॉशिंगटन नहीं चाहता कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते पूरी तरह टूटें, क्योंकि ऐसा टूटना सीधे चीन के हित में जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ने दोनों देशों को चुपके से बातचीत शुरू करने की सलाह दी है ताकि तनाव डायलॉग से सुलझ सके। मगर ढाका की अंतरिम सरकार खुद अस्थिर है और उसके ऊपर सेना और चीन का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए बैक चैनल हल्के कदम अक्सर धरातल पर काम नहीं करते। दिल्ली ने अब केवल कूटनीति पर निर्भर रहने की नीति छोड़ दी है। रॉ, एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच तालमेल बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी आतंकवाद या जासूसी की कोशिश को आरंभ में ही रोका जा सके। सीमाओं के साथ साथ डिजिटल मोर्चा भी गर्म है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सिक्किम और भूटान की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी बढ़ाई जा चुकी है। दोस्तों, अब मैं आप सभी लोगों की कीमती राय जानना चाहूंगा। क्या आपके हिसाब से रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत से बेदखल कर देना चाहिए, हाँ या ना? और क्या भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए या उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए? हर भारतीय इन दोनों सवालों पर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि दोस्तों, आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।